प्यारे छात्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस बार जो हमारी राजनीतिक विज्ञान का जो कंपार्टमेंट का पेपर है जो अभी जुलाई में हुआ है, तो उसका मैं हल आपको दूँ। तो आप इसमें देख रहे हैं खंड क में प्रश्न संख्या 1 जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। प्यारे छात्रों, इसमें आप 4 देश देख रहे हैं, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये तीनों तो दक्षिण एशिया में शामिल हैं। हमें पता लगाना है कि जो शामिल नहीं है तो वो है चीन। चीन दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है। तो पहले जो प्रश्न का उत्तर है वो सी सही है। प्रश्न नंबर 2 है यूरोपीय संघ के झंडे में बने सोने के रंग के सितारों का घेरा किसका प्रतीक है। तो इसमें एकता तथा शक्ति का नहीं है, शांति एवं सौहार्द का नहीं है, एकता तथा विभिन्नता का नहीं है, एकता और मेल मिलाप का जो प्रतीक है। तो इसका उत्तर डी सही है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से आसियान के संस्थापक देश में नहीं है। अब आसियान के संस्थापक देशों में सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया तो हैं, इसमें वियतनाम नहीं है। तो इसका उत्तर वियतनाम डी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है सोवियत मॉडल पर आधारित चीन की अर्थव्यवस्था के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें है प्रश्न दिया है सभी नागरिकों को रोजगार सुनिश्चित किए गए, है ना, बेहतर स्वास्थ्य का आश्वासन नहीं दिया गया, चीन कई विकासशील देशों से आगे निकल गया, समाज कल्याण की कई योजनाएं प्रारंभ की गई। तो इसका उत्तर है बेहतर, जो बी है बेहतर स्वास्थ्य का आश्वासन नहीं दिया गया। तो छात्रों इसका बी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है। इसमें 4 नाम दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। तो इसका जो उत्तर है ये सी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका उत्तर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है पारस्परिक सुरक्षा की अवधारणा के अनुसार किसी देश की सुरक्षा को निम्नलिखित में से किस देश से सर्वाधिक खतरा है। अब पारंपरिक सुरक्षा जो है ना, ये इसका जो उत्तर है सीमा के बाहर से सैन्य खतरा, आर्थिक संकट से, जनसंख्या विस्फोट से, महामारियों से। तो इसमें जो है इसका ए उत्तर सही है। सीमा के जो बाहर से सैन्य खतरा है ये हमारी पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक ही थे, है ना, उनका नाम है सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, इसका ए उत्तर सही है। ठीक है छात्रों। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस लिए किया गया। अब देखिए इसमें लिखा है केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्माण की सिफारिश के लिए, ये भी नहीं है। राज्यों के पुनर्सीमांकन के लिए, राज्यों का जो पुनर्गठन था वो राज्यों के पुनर्सीमांकन के लिए था, इसका उत्तर बी सही है। रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए भी नहीं है, और केवल ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के पुनर्गठन के लिए ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर बी सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम, प्रश्न नंबर 9। तो आप प्रश्न नंबर 9 देखेंगे स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9 है हमारा सितंबर 1961 में, है ना, 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। इसमें नई दिल्ली, काहिरा, जकार्ता और बेलग्रेड। तो ये पहला, ये सितंबर 1961 का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन था वो बेलग्रेड में हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 है चीन किस वर्ष में चीन ने तिब्बत को अपने नियंत्रण में लिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1950। 1950 में चीन ने तिब्बत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटना काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन हो जाता है और इसके लिए जो है हमारा
उत्तर इसका सी है, वो सही है। सी में आप देख रहे हैं सबसे पहले थर्ड नंबर क्या, मंडल आयोग की सिफारिश से प्रस्तुत की गई। फिर इसका सी में सेकंड है, सेकंड में क्या हुआ था, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में पहली बार उल्लेखनीय सफलता हुई। फिर इसमें 4 आएगा, एच डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर इसमें फर्स्ट आएगा लोकसभा चुनाव जिनके पश्चात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है ना केंद्र में सत्ता में आया। तो इस प्रकार से क्रम बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 को आप पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा क्वेश्चन कठिन है। तो प्रश्न संख्या 12 के लिए जो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है ना। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों ए बी सी और डी के रूप में है ना सही विकल्प चुनिए। अब इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये है ये अभिकथन ए जो कह रहा है, हमारा अभिकथन ए कह रहा है कि 2014 के बाद भारतीय राजनीति में प्रमुख परिवर्तन जाति और धर्म आधारित राजनीति से विकास और शासन उन्मुख राजनीति की ओर माना जाता था। कारण आर है, एनडीए थर्ड की सरकार ने जनता के लिए आर्थिक सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं को शुरू किया। तो इसमें ये जो इसका उत्तर बनता है, जैसे ए है, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका ये उत्तर बन जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है छात्रों, ब्रिक्स का विस्तृत रूप लिखिए तथा उसके उद्देश्यों को उजागर कीजिए। अब जैसे ब्रिक्स है, BRICS, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया रूस, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना चीन और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का जो संपूर्ण रूप है वो बन गया ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसके नाम में ही इसका संक्षिप्त रूप है ना विस्तृत रूप छिपा हुआ है। अगर ब्रिक्स के उद्देश्यों की बात करें तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच सहयोग और पारस्परिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है ना। यह प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप तथा पारस्परिक समानता को बढ़ावा देता है। तो ब्रिक्स के उद्देश्य हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरी दुनिया के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए, है ना। जब हम आपसे बात करते हैं पहली दुनिया दूसरी दुनिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो पहली दुनिया के देश की मैं यहाँ बात बता दूँ, पहली दुनिया के देशों में आते हैं अमेरिका और उसके सहयोगी देश। जब बात होती है दूसरी दुनिया की तो वहाँ पर आते हैं सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश। अगर तीसरी दुनिया के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ आ जाएंगे गुटनिरपेक्षता के देश, है ना। तो अभी दूसरी दुनिया की बात पूछी गई है तो इसके देश हो जाएंगे रूस, यूक्रेन, लातविया, अजरबैजान, है ना। तो ये इसके दूसरी दुनिया के देश हो जाएंगे। अब यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये लिखा है यूरोपीय संघ एक राजनीतिक संघ के रूप में अधिक विकसित हुआ है। इस कथन के पक्ष में कोई 2 तर्क दीजिए। तो इसके पक्ष में आपको कोई 2 तर्क लेने हैं। मैं 3-4 कथनों का इसमें जिक्र करूंगा। यूरोपीय संघ ने एक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। यूरोपीय संघ एक राष्ट्र राज्य के रूप में कार्य कर रहा है और इसका अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपना राष्ट्रीय गान और अपनी मुद्रा है। इसकी अपनी सामान्य विदेश नीति और अपनी सुरक्षा नीति है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास किया गया। तो ये इसके कथन हैं, इनमें से आपको कोई 2 लिखने हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग, क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत द्वि राष्ट्र के सिद्धांत की व्याख्या की। द्वि माने 2 राष्ट्र, है ना। तो ये हमारा
जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं उस लेसन से लिया गया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रस्तुत किया गया, है ना। इसके अनुसार भारत में एक नहीं बल्कि 2 धर्मों के लोग रहते हैं। कौन कौन से? हिंदू और मुसलमान रहते हैं, है ना। इसलिए और ये कहते हैं कि इनके रीति रिवाज अलग हैं, आगे जाके इनमें कोई टकराव ना हो जाए, इसलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। क्लियर हो गया होगा छात्रों। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो 1900 देखिए, इस समय जब हमारा चीन के साथ युद्ध चला तो कुछ लोग भारत के पक्ष में, कुछ चीन के पक्ष में, ये सबसे बड़ा कारण रहा। तो भारत चीन संघर्ष के कारण भारत और चीन के बीच बढ़ती दरार, है ना, जो हमारे बीच तनाव बढ़ा, दरार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के भीतर अप्रासंगिक मतभेद पैदा कर दिए। तो उसमें 2 विचारधारा निकल कर आई, है ना। USSR का मतलब है सोवियत संघ, है ना, जो समर्थक गुट, है ना, CPI के भीतर हो रहा और कांग्रेस पार्टी के करीब चला गया, जबकि दूसरा गुट चीन के करीब था, है ना। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPIM में विभाजित हो गई। तो उसका जो कारण है वो चीन का युद्ध रहा है। छात्रों समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल ने कब और किस राज्य में सरकार बना? इसका प्रश्न का उत्तर इस बार काफ़ी बच्चों ने गलत दिया है, वो केंद्र की सरकार समझ रहे हैं, जबकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल ने कब और किस राज्य, स्टेट में, है ना, सरकार बनाई। तो इसका आप सही क्वेश्चन समझेंगे और उस प्रकार से उत्तर देंगे। इस बार हमको इवैल्यूएशन में जो कॉपी चेक कर रहे थे तो हमने देखा बहुत बच्चों ने गलत था, उस राजनीतिक दल का नाम भी लिखिए। तो स्वतंत्रता के बाद 1957 में 1957 में केरल में एक गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल CPI ने पहली बार सरकार बनाई। किसने बनाई? CPI ने बनाई। कहाँ बनाई? केरल में बनाई। कब बनाई? 1957 में, 1957 में बनाई। ठीक है, राजनीतिक दल का नाम भी जान गए। राजनीतिक दल का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, CPI। ठीक है, और उसने गठबंधन में सरकार बनाई। कैसे बनाई? गठबंधन में सरकार बनाई। अब प्यारे छात्रों, हमारे पास स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए और उनमें से किसी एक की, है ना, संरचना का वर्णन कीजिए। मतलब नाम बताने 4 के और एक की विस्तार से चर्चा करनी है। क्वेश्चन ये कहता है, कभी कभी हम क्वेश्चनों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। प्रमुख अंगों में बात करें, महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो हमने 5 के चर्चा कर दिए, कोई 4 करने। अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना भी हम 3-4 की बता देते हैं, आपको किसी एक की करनी है। जैसे महासभा है, महासभा क्या, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्यों का एक एक वोट है। प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व 5 प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है देश, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास केवल एक ही वोट है ना, देश के पास एक ही वोट है। दूसरी बात करें हम सचिवालय की, तो सचिवालय में एक महासचिव और ऐसे कर्मचारी शामिल होते हैं जिनकी संगठन को आवश्यकता हो। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। वह संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। और सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य हमेशा रहते हैं और अस्थायी सदस्य इसके 2-2 साल बाद बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी स्थायी सदस्यों का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो उनकी चर्चा करते हैं। ये स्थायी सदस्य कौन है? संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और रूस है, यूनाइटेड किंगडम है ना, और फ्रांस और चीन है, या है ना। अब ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होता है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्या यह उचित है कि वीटो शक्ति का अधिकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 स्थायी सदस्यों को ही दिया जाए, है ना। किन्हीं 2 उपयुक्त तर्कों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, है ना, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। आप वीटो जो पावर है उसके पक्ष में लिखिए या उसके विपक्ष में लिखिए, ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर बात है ना। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यह लोकतंत्र और संप्रभु समानता की अवधारणा के खिलाफ है ना। किसके? यह लोकतंत्र और संप्रभु समानता की अवधारणा के विरुद्ध है या उसके खिलाफ है। और क्या है, बदलती हुई परिस्थितियों में वीटो शक्ति अब प्रासंगिक नहीं रह गई है, अर्थात जैसी परिस्थितियां बदल रही हैं इसका खास महत्व नहीं है। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लिए कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है ना। तो इसमें से हम कोई ये प्रासंगिक बिंदु लिख सकते थे। ठीक है छात्रों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 या क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। भारत की संस्कृति पर वैश्वीकरण के हुए किन्हीं 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण ने हर देश की संस्कृति को बदला है ना। कहीं वैश्वीकरण से लाभ हुए, कहीं हानि हुई है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की संस्कृति के संदर्भ में। तो भारत पर वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव या संस्कृति पर प्रभाव एक ही बात है। क्या है? नंबर 1, भारत के त्योहारों को वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। कैसे? आजकल हम जो ना अपने त्यौहार भूलकर विदेशी त्यौहार मना रहे हैं, जैसे वैलेंटाइन डे मनाते हैं। खान पान की आदतें बदल गई हैं। आजकल हम जो अपना जो भोजन होता था भारतीयों का, उसको छोड़कर विदेशी भोजनों पर ज़्यादा, है ना, हावी होते जा रहे हैं। और इसमें क्या है, पश्चिमी संस्कृति से नए त्योहारों का उदय हुआ। मैंने भी एक त्यौहार का नाम लिया था, है ना, या हम न्यू ईयर मनाते हैं। कई इस तरह के त्यौहार हैं। और नए अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने बाज़ार में प्रवेश किया। नए ब्रांडों के आइटम बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिससे हमारे सांस्कृतिक मूल्य प्रभावित हुए हैं। और अब इससे क्या है, हमारे चयन का क्षेत्र बढ़ गया है, क्योंकि हम अधिक वस्तुओं में से चयन कर सकते हैं, है ना। अब हमारे पास एक अधिकार भी आ गया है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य है ना, सांस्कृतिक विरासत है, वो प्रभावित हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, 1947 में विभाजन के पश्चात स्वतंत्र भारत के समक्ष आई किन्हीं 2 चुनौतियों को उजागर कीजिए, है ना। राष्ट्र निर्माण के समय में जो चुनौतियाँ आई उनके बारे में आपको बताना है। तो इसमें है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे नंबर 1, एक एकीकृत मजबूत राष्ट्र को आकार देना, है ना। भारत के नेता चाहते थे कि एक भारत मजबूत देश बने। तो पहली चुनौती है एक ऐसे राष्ट्र को आकार देने की है जो एकजुट हो। हमारे नेतागण चाहते थे कि भारत एकजुट हो, एकता के सूत्र में बंधा रहे, है ना। साथ ही हमारे समाज की सभी विविधताओं के प्रति उदार हो। जो समाज में विभिन्नताएं फैली हुई हैं उनके प्रति भी उदार रहे। और देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, क्योंकि आज़ादी के समय और अब भी हमारे देश में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। और यह एकता और एकीकरण का बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और दूसरी अगर चुनौती की बात करें तो वो है लोकतंत्र की स्थापना करना। तो दूसरी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना था। संविधान के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार और मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था, है ना। और चुनौती संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रथाओं को विकसित करने की थी। प्यारे छात्रों, जिस समय देश आज़ाद हुआ 1947 में,
15% लोग ही साक्षर थे, 85% लोग निरक्षर थे। ऐसे में वो लोकतंत्र को कैसे समझें, है ना। लोकतंत्र को समझाना और लोकतंत्र को अमल में लाना एक बहुत ही टेढ़ी खीर थी या बहुत कठिन कार्य था। तो ये हमने दूसरी चुनौती की बात करी, 2 का ही बात करनी है। एक तीसरी चुनौती हो सकती है विकास को सुनिश्चित करना, है ना। क्योंकि हम जब अंग्रेज़ों के अधीन थे या उपनिवेशित थे तो हम काफ़ी कमज़ोर हो गए, देश की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो देश का डेवलपमेंट कैसे करें, ये भी हमारे नेताओं के साथ है ना, नेताओं के सामने चुनौती थी। तो तीसरी चुनौती है पूरे समाज के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करना, है ना। संपूर्ण समाज का कल्याण और विकास कैसे किया जाए, है ना, न कि केवल कुछ वर्गों का, है ना। ऐसा नहीं करना था हमें कि हम केवल कुछ वर्गों का विकास कर दें, हमें संपूर्ण समाज का विकास करना था। संविधान ने समानता के सिद्धांत को अपनाया था और सामाजिक रूप से वंचित समूह और धार्मिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने की चुनौती थी। जो संख्या में कम हैं, है ना, या वंचित हैं, उनको समाज की मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए, है ना, वो भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। अब स्क्रीन पर हम क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं। भारत में 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में कहे जाने के लिए उत्तरदायी, है ना, आशंकाओं का उजागर कीजिए। अब देखिए 1960 का जो दशक है ये खतरनाक क्यों माना गया, है ना, इस पर चर्चा करते हैं। तो 1960 के दशक को 1960 के, है ना, डिकेड को एक खतरनाक, है ना, दशक का नाम दिया गया क्योंकि इसमें क्या हुआ, देश को 2 वर्षों के भीतर ही 2 बार राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का सामना कैसे करना पड़ा, जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी डेथ हो गई 1964 में। 1966 में, है ना, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। दोनों बार, है ना, राजनीतिक उत्तराधिकार, है ना, राजनीतिक उत्तराधिकारी तय करना एक चुनौती थी, है ना। इसलिए भी इसको कैसा है, खतरनाक दशक के रूप में माना जाता है। दूसरी बात है गरीबी, असमानता, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याएं भी अभी मुँह बाए खड़ी थी। प्यारे छात्रों, इस समय मानसून ने हमारे देश से मुंह फेर लिया और उस समय बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। वर्षा के कारण हमारे खेतों को पानी नहीं मिल सका और यहाँ पर अन्न पैदा नहीं हो सका, जिसके कारण भारत में अकाल पड़ गया, है ना। खाद्यान्न वस्तुओं की कमी हो गई, उसे अकाल कहते हैं। उस कारण भी इस दशक को खतरनाक दशक के रूप में माना जाता है। एक बात ये भी है, लोकतांत्रिक प्रणाली की विफलता की अटकलें थी और देश का विघटन तक हो सकता था, ऐसी भी कल्पना की जा रही थी। इस कारण से भी इसको खतरनाक दशक के रूप में माना जा सकता है। एक बात है, 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के कारण हमारा 1962 में भारत का चीन से युद्ध हुआ और 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। अब युद्धों में जो हमारे संसाधन खर्च हो जाते हैं, उस कारण भी तो आर्थिक संकट आ जाता है ना। आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, यह भी एक कारण है ना। तो ये मैं कारण बता चुका हूँ, ये ही इसके कारण। अब क्वेश्चन नंबर 24 है ना। 24 पर आते हैं हम, हमारी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये कहते हैं निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो इसमें है, अब इसे पढ़ता हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे आप। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा। इसके बाद की सभी सरकारों ने, कांग्रेसी सरकार हो या गैर कांग्रेस सरकार हो, चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते, है ना, बनाने की पहल की। भारतीय राजनीति में
और आमतौर पर चलने वाली बहसों में भी भारत की विदेश नीति को विशेष तौर पर 2 संदर्भों में देखा जाता है। 1990 के बाद के दौर में अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के लिए शासक दलों की आलोचना हुई। अब प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न ये है कि जनता पार्टी सरकार ने सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करने के लिए भारतीय विदेश नीति में क्या परिवर्तन करने का फैसला किया। ठीक है, ए है सोवियत संघ की ओर झुकाव को सही किया जाएगा, और बी है भारत अपना शक्ति गुट बनाएगा, सी है भारत अपनी विदेश नीति में अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति लाएगा, और डी है भारत पृथक रहने की नीति अपनाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो ए सही है, सोवियत संघ की ओर झुकाव को सही किया जाएगा, है ना। ए उत्तर सही बनता है, इसमें सोवियत संघ की ओर झुकाव को सही किया जाएगा। अब सेकंड इसका प्रश्न है 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो इसमें देखिए चौधरी चरण सिंह हैं, मोरारजी देसाई हैं, और चौधरी देवीलाल हैं, चंद्रशेखर जी। हालांकि चौधरी चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे, पर 77 में नहीं, है ना, वो बाद में बने 78 में। तो जब हम बात 77 की कर रहे हैं तो इसका उत्तर जो सही है मोरारजी देसाई, पहले मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। आप इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो अब मैंने क्लियर कर दिया। 77 में जो है चौधरी ये मोरारजी देसाई थे, और बाद में चरण सिंह जी बने थे। ठीक है, वो भी जनता पार्टी के ही थे। प्रश्न नंबर इसका थर्ड आता है 1990 के दशक में भारतीय विदेश नीति में अमेरिका समर्थक राजनीति अपनाने का, है ना, कारण क्या था। तो इसमें कारण दे रखे हैं आर्थिक हित, सैन्य हित, है ना, न्यूक्लियर हित और सांस्कृतिक हित। तो इसमें 1990 के दशक में क्या है, ये आर्थिक हित है। ठीक है, आर्थिक हित है। अब इसका जो है चौथा पार्ट पढ़ेंगे, ये हमारी स्क्रीन पर आ रहा है ना, 24वें का, जिसका बनता है ये आ गया। चौथा कहते हैं ये, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा मुद्दा हमेशा भारत की विदेश नीति से निकटता से जुड़ा रहा, है ना, भारत की विदेश नीति से जुड़ा। इसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंध है, भारत पाकिस्तान के संबंध हैं, भारत चीन के सांस्कृतिक संबंध है, भारत जापान के संबंध है। तो इसका उत्तर बी सही है ना, और बी सही है, और ये उत्तर बनता है भारत पाकिस्तान के संबंध। ठीक है, अब ये जो हमारा 25वां प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, 25वां जो प्रश्न है, इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, है ना। इसमें मानचित्र फाड़ के प्रश्न पत्र में से वो बांध देते हैं, है ना, जबकि इसमें ये जो तालिका दिखाई गई है इसको ही भरना है। मानचित्र आपको कॉपी में से, प्रश्न पत्र में से फाड़कर कॉपी में नहीं बांधना। बच्चे अक्सर गलती करते हैं हर बार। प्रश्न है भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र, है ना, में 4 राज्यों ABCD के द्वारा अंकित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनके सही नाम, है ना, प्रयोग की गई जानकारी, क्रम संख्या तथा मानचित्र में दिया गया संबंधित अक्षर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। अब प्रश्न क्या है, वह राज्य, है ना, जिसका संबंध समाज सुधारक है ना EV रामास्वामी पेरियार से है। अब EV रामास्वामी पेरियार को ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे, है ना, और इनको A अक्षर द्वारा मानचित्र में दिखाया गया है। सेकंड प्रश्न है, वह राज्य जहाँ राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब देखिए लोंगोवाल किस राज्य के थे, है ना, तो ये समझौता हुआ हमारा पंजाब राज्य में, क्योंकि पंजाब राज्य के थे लोंगोवाल। और तो यह D अक्षर द्वारा इसको मानचित्र में दर्शाया गया है। अब
क्वेश्चन नंबर 3 है, वह राज्य जिससे लाल डेंगा का संबंध है। राजीव गांधी का लाल डेंगा से भी है ना समझौता हुआ था। लाल डेंगा मिजोरम राज्य से हैं और उनके लिए अक्षर मानचित्र में बी दिखाया गया है। इसका जो चौथा पार्ट है, वह राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा से था। एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक राज्य के थे और इनके लिए अक्षर सी दिखाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, 26वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें ये मानचित्र आप देख रहे हैं, है ना, और इसके बाद हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो हमारा कार्टून का है ना। कार्टून के क्वेश्चन को हम बात करते हैं। अब ये तो 25 का जो ये है दृष्टिबाधित है ना, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, इसे हम छोड़ देते हैं। यह कहो तो इसे भी हल कर देंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। नीचे दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, है ना, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए कुछ, है ना, मेज के पास कुर्सियां लगी हुई हैं, कुर्सियों पर नाम भी लिखे हुए हैं, है ना, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, है ना, इस प्रकार के नाम लिखे हुए हैं। तो अब ये पहला प्रश्न क्या पूछता है हमसे, ये पूछता दिया गया कार्टून निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन में से एक से संबंधित है। अब इसमें देखिए आसियान है, आसियान के देश नहीं दिखाई दे रहे, ब्रिक्स के देश नहीं है सारे, है ना, और G7 के नहीं है, सार्क या दक्षेश। सार्क या दक्षेश में देख रहे हैं वो भारत और भारत के पड़ोसी देश आते हैं, मैंने क्लास में बताया था। तो ये सार्क हो जाएगा, है ना, दक्षेश हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की यदि बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभी पढ़ते हैं इसको हम स्क्रीन पर 26 का सेकंड लगाते हैं और आगे बात करते हैं। तो यह है उस देश को की पहचान कीजिए जिसका नाम कार्टून में नहीं है ना, कार्टून में नहीं है और वो किसका हो, है ना, सार्क का ही हो, है ना। तो वहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, जो 2 कुर्सियों पर नाम नहीं लिख रहे थे, तो उसमें इसका उत्तर बी भी लिख सकते हैं आप, अफ़गानिस्तान, और इसका डी भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान। दोनों ही उत्तर आपके ठीक हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी लिखेंगे वही उत्तर आपका ठीक होगा। अब ये है थर्ड क्वेश्चन है इसका, कार्टून से संबंधित संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। मुख्य उद्देश्य क्या, बहुस्तरीय साधनों से सदस्य राज्यों में सहयोग स्थापित करना और द्विस्तरीय संघर्षों को निपटाना, आपसी सामाजिक व धार्मिक संघर्षों का हल निकालना और सामान्य दुश्मन के विरुद्ध इकट्ठे मिलकर मुकाबला करना। अब इसका उत्तर जो ए है वो सही है, बहुस्तरीय साधनों से सदस्य देशों का सहयोग स्थापित करना। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है निम्नलिखित सदस्य देशों में से किस देश में निर्वाचित सरकार नहीं। अब निर्वाचित सरकार नहीं है, या हम ये कहें कि जहाँ पर आज भी राजतंत्र है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है निम्नलिखित देशों में से किस देश में राजतंत्र है। तो हमारे पड़ोस में या सार्क या दक्षिण में केवल एक ही देश ऐसा है जहाँ पर राजतंत्र है, और वहाँ पर जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ निर्वाचित सरकार नहीं होती है। तो उस देश का नाम है भूटान, जो सी सही है, ठीक है। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, तो इसे हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको जो हम क्वेश्चन नंबर 27 पर लिए चलते हैं अब, और यदि कहोगे तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हैं जान लेंगे, जानने में कोई बुराई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 के पहले कै की बात करते हैं। ये कहता है सोवियत संघ में सुधार लाने हेतु गोरबाचोव द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों के किन्हीं 3 विपरीत प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, है ना। गोरबाचोव जो है वो भी सोवियत संघ में सुधार चाहते थे, पर जनता पर इसका क्या असर पड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सुधारों के विपरीत प्रभावों की बात करते हैं
तो इसमें नंबर 1 है, पूर्वी यूरोप के देशों की जो जनता है, जनता ने जो सोवियत गुट के अंग थे, सोवियत संगठन से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अर्थात वे अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। पूर्वी यूरोप के देश ही तो सोवियत संघ के साथ थे, उनमें सरकारें गिर गई क्योंकि सोवियत संघ ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। या इसे सोवियत संघ की कमजोरी भी मान सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट बनता है, सोवियत संघ के भीतर भी या अंदर भी संकट गहराता गया और सोवियत व्यवस्था का बड़ी तेज़ी के साथ विघटन हो गया। इन सुधारों का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के द्वारा भी किया गया। अब इसका जो 8वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणामों। अब 3 परिणामों की चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ, इससे एक तो परिणाम यह हुआ कि शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच में था, है ना। वो अमेरिका और सोवियत संघ, जब एक गुट खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया, किससे लड़ाई हो। दूसरी बात है, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, है ना। अब एक क्षत्रिय शासन हो गया विश्व राजनीति में, है ना। अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। और नेक्स्ट है, सोवियत खेमे के अंत का अर्थ था नए देशों का उदय। सोवियत खेमा तो खत्म हो गया और नए देश उदय हो गए। और इसमें नेक्स्ट बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई नए खिलाड़ी सामने आए जिनकी अपनी अलग अलग पहचान थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 28 की बात करें, 28 का क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में भारत के चुनाव आयोग के समक्ष आई समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, उस समय है ना, कहने के लिए तो बहुत आसान था कि हमने चुनाव आयोग का गठन कर दिया, अब तो बहुत जल्दी चुनाव हो जाएंगे, मगर चुनाव आयोग को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, चुनाव आयोग के समक्ष आई समस्याएं क्या है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है ना। इसमें जब विशाल देश है तो मतदाता भी बहुत हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई वो आई मतदाता सूचियों को तैयार करना। एक बहुत ही कठिन कार्य था, यहाँ पर मतदाता सूची बनाना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि पहली बार मतदान होना था। अब चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है कि किस एक सीट के लिए कहाँ कहाँ के व्यक्ति वोट डालेंगे। एक जटिल और ये बहुत ही समस्या का कार्य था, है ना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। और प्यारे छात्रों, मतदाता सूचियों को जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ, मतदाता सूचियों में क्या हुआ, हमारे यहाँ के जो लोग थे वो कुछ थोड़ा सा संकीर्ण विचारधारा के थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी महिलाओं को नाम बताना नहीं चाहते थे, अपनी पत्नियों के नाम बताते हुए शर्माते थे। तो पता चला तो इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम ही दर्ज नहीं है। और कैसे लिख दिया, रामपाल की पत्नी, भोलू की पत्नी, गोलू की पत्नी, अरे उनके नाम तक दर्ज नहीं हुए, ऐसी 40 लाख महिलाएं थी। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। और पहले आम चुनाव के लिए तैयारी करना एक अपने आप में कठिन काम था, क्योंकि इससे पहले कभी चुनाव हुए नहीं, है ना। विश्व भर में इतने बड़े स्तर पर चुनाव नहीं हुए थे। उस समय लोकतंत्र को स्थापित करना अपने आप में एक अजीब काम था। और क्या था, मतदाताओं में महज 15% लोग ही साक्षर थे, जो थोड़ा बहुत जिनाक्षर ज्ञान था, है ना। बाकी 85% लोग निरक्षर थे, जिस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा कि कोई ऐसा फार्मूला है जिससे ये लोग भी अपने मतदान का उपयोग कर सकें। गरीब व अनपढ़ लोगों के एक बड़े देश में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए प्रथम परीक्षा के रूप में था, है ना, एक हमारा प्रथम परीक्षा थी। चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत है ना। एकदम से इतने सारे अधिकारियों की व्यवस्था करना, है ना, चुनाव आयोग के लिए टेढ़ी खीर थी। और सबसे बड़ी बात थी चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
तो ये बहुत सारी समस्याएं आई हमारे चुनाव आयोग के सामने। अब इसका जो ख है अथवा में है ना, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ये ख है, स्वतंत्रता के पश्चात पहले 2 दशकों के दौरान भारत की राजनीति में विपक्षी दलों की भूमिका का आकलन कीजिए, है ना। तो प्रथम स्वतंत्रता के पश्चात विपक्ष की भूमिका पर मैं कहना चाहूँगा, हैं। तो ये प्रश्न है हमारा इसका 28 का ख। बहुदलीय लोकतंत्र वाले, है ना, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में, है ना, बहुदलीय व्यवस्था थी और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी, है ना, जीवंत विपक्षी पार्टियां थी, अपनी बात रखती थी। इन सभी विपक्षी दलों की लोकसभा व विधानसभा में कहने भर का प्रतिनिधित्व था, अर्थात लोकसभा और विधानसभा में विपक्षी सदस्यों की संख्या कम ही थी। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। बिना विपक्षी पार्टियों के लोकतंत्र सा नहीं लगता, है ना। तो विपक्षी पार्टियों का जीवित रहना ही लोकतंत्र के लिए एक बूटी का काम करता है। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों और व्यवहारों की सैद्धांतिक आलोचना की। जो विपक्षी दल थे उन्होंने कांग्रेस की जो नीतियां थी या व्यवहार था उनकी सैद्धांतिक तरीके से आलोचना भी की, और विपक्षी दलों की स्वस्थ आलोचना के कारण ही शासक दल पर अंकुश बना रहा, है ना। विपक्षी दलों की आलोचना शासन या शासक दल पर अंकुश बनाने के लिए अति आवश्यक होती हैं, और कांग्रेस पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदला। वैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा था, उस समय विपक्षी लोगों की बात भी सुनी जाती थी, दूसरी विचारधारा के लोगों की बातों को भी सुना जाता था। और क्या हुआ, इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था, है ना, या लोकतंत्र विरोधी बनने से रोके रखा, है ना। सरकारों को लोकतंत्र विरोधी नहीं बनने दिया। ये किसके कारण से संभव हो सका? विपक्षी पार्टियों के कारण। इन विपक्षी दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे चलकर हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका अदा की। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कहता है, स्वतंत्रता के पश्चात जम्मू तथा कश्मीर की विवादास्पद तथा संघर्षपूर्ण राजनीति के लिए उत्तरदायी 3 कारकों को उजागर कीजिए, है ना। या जम्मू कश्मीर की जो विवादास्पद, है ना, राजनीति है उसके ऊपर उत्तरदायी कारणों को बताइए। तो इस पर हम बात करते हैं। इसका क्या है ना। दूसरा अथवा की बात बाद में करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए उत्तरदायी हैं विवादास्पद तथा संघर्षपूर्ण राजनीति के लिए उत्तरदायी कारण। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर की स्थिति अन्य राज्यों से भिन्न थी। भारतीय संविधान के विशेष प्राविधान अनुच्छेद 370 और 371 के कारण जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से भारत के साथ जुड़ नहीं पाया है। यह वायदा कि घुसपैठियों से निपटने के पश्चात जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारतीय संघ में विलय के मुद्दे पर जनता से राय ली जाएगी या जनमत संग्रह कराया जाएगा जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। और ऐसा चलता रहा, स्थिति सामान्य हो नहीं पाई। ऐसी सोच थी कि अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया है। इससे स्वायत्तता की मांग उठती रही और यह भी अनुभव किया जाता था कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह से लोकतंत्र पर अमल किया गया है उसी तरह का, है ना, संस्थागत लोकतांत्रिक व्यवहार कश्मीर में नहीं होता। या इसके अलावा आप कुछ अन्य कारण भी लिख सकते थे। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट इसका हिस्सा है जो ख है अथवा में लिखना, भारत की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालने वाली 1980 से 1990 के बीच में घटित
3 मुख्य घटनाओं को उजागर कीजिए। अब देखिए, इसमें हम बात करें, है ना, प्रमुख घटनाएं हैं जनता पार्टी में विघटन के बाद। जनता पार्टी में विघटन हुआ और उसके विघटन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को हासिल किया, है ना, या अपनी स्थिति को पहले की तरह प्राप्त किया। जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी तो कांग्रेस थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, है ना। तो जब जनता पार्टी में विघटन हुआ तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो ताकत है उसको दोबारा प्राप्त कर लिया। और क्या हुआ, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना, ये पंजाब के अमृतसर में, है ना, स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, है ना, क्योंकि वहाँ पर कुछ आतंकवादी छिपकर बैठ गए थे, उनको बाहर निकालना जरूरी था। और उसी संदर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या भी की गई, है ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए। इसमें बनता है 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ, है ना, या इसे पंजाब समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच, है ना, शांति समझौता हुआ। और 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी रही, है ना। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, परंतु सबसे बड़ी पार्टी थी और राजीव गांधी जी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया और उस समय श्री वीपी सिंह जी की सरकार बनी थी। और बात करते हैं, गठबंधन की राजनीति की शुरुआत भी हो गई इस समय, क्योंकि किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था, अतः उस समय गठबंधन सरकार चलाना जरूरी हो गया था। अब बात करते हैं हम वैश्वीकरण के किन्हीं 3 राजनीतिक परिणामों को उजागर कीजिए। वैश्वीकरण के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है और ये कई सब्जेक्ट में है, ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है ना, और हमारे पॉलिटिकल में भी आता है। तो वैश्वीकरण के ऊपर क्वेश्चन, है ना, आपको ज़्यादा ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर तैयार करना है। वैश्वीकरण के 3 राजनीतिक परिणामों का बात करते हैं। तो राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं वैश्वीकरण के। नंबर 1, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्य की क्षमता में कमी आई है ना, अर्थात सरकार को जो करना है उसे करने की क्षमता में अब कमी आती जा रही है, क्योंकि MNC कंपनियां विकसित होती जा रही हैं और अपने तौर तरीके से काम कर रही हैं, और पुराना राज्य का जो कल्याणकारी राज्य की नीति थी अब एक, है ना, ऐसे न्यूनतम राज्य का मार्ग बना रही है, या राज्य अब कल्याणकारी नीति लागू करने में ज़्यादा सक्षम नहीं हैं, है ना, और वे सिर्फ कानून व्यवस्था ही बनाए रखने का काम करते हैं, जैसे नागरिकों की सुरक्षा का मुख्य कार्य है, इससे भी कुछ पीछे हटते जा रहे हैं। और क्या हुआ वैश्वीकरण से? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में राज्य की क्षमता को बढ़ावा भी मिला है। कैसे? आजकल नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पुलिस के पास भी आ रही है। पुलिस पता लगा लेती है कि कहाँ पर अपराधी हैं, है ना, जिससे अपने नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए, है ना, राज्य के हाथ में उन्नत प्रौद्योगिकियाँ या टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तकनीकी आ गई हैं, जिसके द्वारा हम अपराधियों का या अपने लोगों का पता लगा लेते हैं और वहाँ तक अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो ये थे हमारे वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 का ही ये है पर्यावरण संबंधी किन्हीं 3 समस्याओं को उजागर कीजिए जो विश्व राजनीति का हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा, पर्यावरण के मसले पर वे मुद्दे जिन्होंने पर्यावरण को विश्व राजनीति के लिए चिंता का विषय बना दिया है ना। तो ये क्या है? कृषि योग्य भूमि का विस्तार नहीं हो रहा। कृषि योग्य भूमि तो कम होती जा रही है, क्योंकि जो हमारी कृषि की भूमि थी उस पर हम मकान बनाते जा रहे हैं, अन्य उद्योग स्थापित करते जा रहे हैं, और मौजूदा कृषि अपनी उर्वरता भी खोती जा रही है, क्योंकि हम तरह तरह के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। आजकल प्लास्टिक, है ना, जो आप पॉलीथीन देखते हैं, इसके द्वारा भी हमें हमारी भूमि की जो उर्वरता है वो कम होती जा रही है। और प्यारे छात्रों, जल निकायों की व्यापक कमी हुई है। पहले गांव में,
है ना, शहरों में तालाब बहुत होते थे, अब वो उनकी संख्या कम होती जा रही है ना, और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। और क्या है, विकासशील देशों में अधिकांश लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। विश्व की, है ना, विश्व की 1,20,00,000 लोगों के पास आज भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे वनों की कटाई करते जा रहे हैं और हमारे तापमान में वृद्धि होती जा रही है। वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा में गिरावट आई है। प्यारे छात्रों, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी हमारे पृथ्वी पर पड़ें तो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा सकती हैं। तो हमारे वायुमंडल में ओजोन की एक परत बनी हुई है जो सूर्य किरणों को सीधे पृथ्वी तक नहीं आने देती। अब ओजोन की मात्रा में कमी होती जा रही है, इसलिए इसे ओजोन में छेद होना भी कहा गया है। इसके कारण से हमारे पृथ्वी पर जो सूरज की किरणें वो, है ना, तेज़ी से पड़ती हैं और तापमान में वृद्धि होती जा रही है। और क्या हुआ है, तटीय प्रदूषण विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। हम समुद्रों में जाते हैं और वहाँ पर, है ना, कुछ चीज़ें फेंकते हैं, उसको गंदा करते हैं, या हम समुद्र में या घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर स्टीमर है, नाव है, या जो भी हम शिप्स इस्तेमाल करते हैं, उसका निकलने वाला धुआं और जो उसका निकलने वाला तेल है या अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनके गिरने से हमारा जो तटीय प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है अब हमारे विश्व की। तो प्यारे छात्रों, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ये प्रश्न पत्र। नेक्स्ट प्रश्न लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमारे, है ना, चैनल को देखते रहिए। ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह। धन्यवाद।